बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। थोड़ा सा मिसहैप ये हो गया कि मैंने लेक्चर 19 और 20 के नाम से तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया और जब उसको एक्सपोर्ट करके वीडियो बनाने की बारी आई तो वो मेरे पूरे 1.5 घंटे की मेहनत आधी रात को ज़ाया हो गई। तो इसलिए मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मुझे ये नहीं समझ कि मुझे एक ही लेक्चर आज रिकॉर्ड कर पाऊँगा, 19वां के साथ 20वां भी। बहरहाल जो भी है शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हमें कुछ चीज़ों को ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो जब 2-3 क्यूरीज एक चीज़ की मेरे पास आ गई तो मैंने कहा चलो, अगर बच्चों को किसी चीज़ को समझने में मुश्किल हो रही है तो हम उसको रिपीट कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला इतना ज़्यादा। तो कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और एक क्वेश्चन जो है वो हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। वो ये चीज़ है जिसकी बच्चों ने रिवीजन करवाने को कहा है, वो है रूल नंबर 4 ऑफ पार्ट 3 ऑफ क्लीन थ्योरम। क्लीन थ्योरम की स्टेटमेंट तो आपको पता है कि एफ ए इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन एंड दैट इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ। अच्छा, अब इसमें रूल 4 का जो पार्ट 3 था वो ये है कि इफ़ आर इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन for any FA1 and this FA1 is designed to accept the language defined by the regular expression R, then there is another finite automata. You may name it as FA2, FA3 or FA dash, anything like that, that will accept exactly the language that is defined by the closure of that language, the original language that we can denote by R star. क्लोजर मीन्स द क्लीन स्टार ऑपरेशन। तो अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसका कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन के क्लोजर के लिए भी कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। इन शॉर्ट वर्ड्स हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कहा था एग्जाम्पल के तौर पर हम ने ये ऑटोमेटा को कंसिडर किया था जिसमें हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। ये डेड एंड स्टेट है x4, x1 इसकी स्टार्टिंग स्टेट है जो इसकी फाइनल स्टेट भी है। इसके अलावा मज़ीद इसमें 2 फाइनल स्टेट्स मौजूद हैं और इसमें ख़ास बात यह है कि जो स्टार्टिंग स्टेट है वही एंडिंग स्टेट है। और दूसरी ख़ास बात इसमें यह है कि स्टार्टिंग स्टेट की तरफ कोई इनकमिंग एज नहीं है, जिसकी वजह से ये बड़ी बेसिक और सिंपल एग्जांपल थी। कन्फ्यूजन बच्चों को इसमें क्यों पैदा हुई आप लोगों को कि आपने एक दो बच्चों ने सवाल किया, एक ने ग्रुप में और एक ने प्राइवेट में, कि सर इसमें तो लैंग्वेज चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑटोमेटा है जो कि जनरेट करता है ऑड लेंथ के स्ट्रिंग, तो जब हम उसका क्लोजर हमने डिज़ाइन किया है तो वो तो इवन लेंथ के स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने तो पहले ये बात की थी कि लैंग्वेज शुड नॉट चेंज, लैंग्वेज को चेंज नहीं होना। तो फिर ये क्या चीज़ है? तो देखो बेटा, हम जब बात करते हैं ना कि लैंग्वेज शुड नॉट चेंज, तो उस सूरत में हम एक आइट्रेशन की बात कर रहे होते हैं। यानी स्टार जो मुख्तलिफ आइट्रेशंस, इनफाइनाइट आइट्रेशंस जनरेट करता है तो उसमें विद इन वन आइट्रेशन लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपने एक ऑटोमेटा है जो कि ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट करता है, तो अगर उसका क्लोजर आप लेते हैं क्लीन स्टार क्लोजर, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता है। एम्प्टी मीन्स इवन, क्योंकि उसकी लेंथ 0 है, लेंथ 0 इज इवन। और अगर चाहे तो एक आइट्रेशन सिर्फ हम उसकी रन करें तो एक आइट्रेशन तो ज़ाहिरी बात है वही ऑड लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट करेगी। लेकिन अगर दूसरी आइट्रेशन आप उसकी जनरेट करेंगे तो वो पहली आइट्रेशन और दूसरी आइट्रेशन के रिजल्ट को कॉन्केटिनेट कर देगा। तो होगा क्या कि ऑड लेंथ का स्ट्रिंग कॉन्केटिनेटेड बाय अनदर ऑड लेंथ स्ट्रिंग, तो ऑड प्लस ऑड इज इवन, तो इट विल जनरेट एन स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ। तो हम जो बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज चेंज नहीं होती, ये विद इन वन आइट्रेशन हम बात कर रहे हैं। उस ऑड लेंथ के कई इटरेशन हो सकते हैं, ऑड 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 ऑड, और जाहिर बात है उस वो दरमियान में इवन भी आएंगे और ऑड भी आएंगे अगर एज अ होल हम उसको देखेंगे। लेकिन विद इन वन आइट्रेशन लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यही बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि वी नो दैट द स्टार और द क्लीन स्टार ऑपरेशन कैन कॉन्केटिनेट इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। सो व्हेनेवर वी अप्रोच, अच्छा अब हम अगली बात कर रहे हैं। क्लीन स्टार ऑपरेशन का मतलब एक चीज़ हम समझ गए। देखो क्लीन स्टार ऑपरेशन क्या कर सकता है, जो लैंग्वेज हमने डिफाइन की है उसमें जो उस ऑटोमेटा हमारे पास है
तो वो इन्फानाइट टाइम्स हम उसको रन कर सकते हैं और चाहे तो रन ना भी करें। तो जब हमने कहा कि हम उसको इन्फानाइट टाइम रन कर सकते हैं, तो इसका मतलब जब भी हम एंडिंग पे पहुंचेंगे तो हमें एक एम्प्टी एज के ज़रिए दोबारा से स्टार्टिंग स्टेट पे जाना है, ताकि हम अगली इटरेशन को रन कर सकें, क्योंकि हम स्टार्ट पे नहीं जाएंगे तो अगली इटरेशन पे रन कैसे करेंगे। तो whenever we approach a final state, we must go back to the starting state। ठीक है, तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमारे पास फाइनल स्टेट्स 3 है, x1, x2, x3। लेकिन x1 चूंकि खुद ही इनिशियल स्टेट भी है, तो वी डू नॉट नीड एन एम्प्टी एज to go from x1 to x1 because x1 is already there। अगर कोई ज़्यादा ही किसी को शौक है तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए ये कर लीजिए, x1 से x1 पे MTH पे चले गए, ठीक है, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस क्योंकि आप ऑलरेडी x1 पे हैं। हाँ, x2 से आपको x1 पे आने के लिए एक MTH चाहिए और x3 से भी x1 पे आने के लिए आपको एक MTH चाहिए। ये चीज़ तो कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है इसके बगैर आप आइट्रेशन जनरेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये होती है कि वी आल्सो नो दैट स्टार ऑपरेशन कैन आल्सो जनरेट एम्प्टी स्ट्रिंग, सो द फर्स्ट स्टेट हैज़ टू बी द फाइनल स्टेट। पहली स्टेट को फाइनल स्टेट होना चाहिए, यहाँ पहले से है, अगर ना होती हमें उसको करना पड़ता। लेकिन उसमें हमें यह ख्याल रखना है कि लैंग्वेज चेंज ना हो विद इन वन आइट्रेशन, जो हमने बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर कोई इनकमिंग एज है तो उस सूरत में इशू होता है, वो हमने इशू पहले डिस्कस किया है। अगर कोई समझ नहीं आएगी तो मैं उस इशू वो दोबारा डिस्कस कर दूंगा। लेकिन बहरहाल इस केस में हमारे पास चूंकि कोई इनकमिंग एज नहीं है, ठीक है, तो हमें कोई मसला नहीं। अच्छा, हमने जब भी पीछे 2, 3, 4 लेक्चर्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को इस्तेमाल किया है, तो हमने ट्रांजिशन टेबल्स को यूज़ किया और एक एग्जांपल हमने ये भी की थी कि हमने डायग्राम को यूज़ किया। तो आज भी हम चाहें तो ट्रांजिशन टेबल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ यूज़ करना चाहूँगा और उसकी एक ख़ास वजह कि ग्राफ को भी हम एक अगले लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ये होता था कि ये जो ऊपर हम डायग्राम्स बनाते थे, ये वाली ये डायग्राम के बजाय हम ट्रांजिशन टेबल बनाते थे। एक मेथड तो ये था, ठीक है, और दूसरा मेथड ये था कि इधर हमने डायग्राम बनाई जैसे कि सामने लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह के ऊपर हम दोनों काम टेबल्स की फॉर्म में कर रहे होते थे। न्यू स्टेट और उसकी डेफिनेशन के लिए एक टेबल बनाते थे और ट्रांजिशन टेबल बना रहे होते थे। तो यहाँ आज थोड़ी वेरिएशन ये है कि ट्रांजिशन टेबल के बजाय हम जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी ट्रांजिशन होगी, वो हम ग्राफ के ज़रिए ही डिफाइन कर देंगे, ताकि आप लोगों को एक चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से करने का ढंग भी आ जाए। तो फिर जिस बच्चे को जिस तरीके से ज़्यादा यूज टू हो सकता है, ज़्यादा फिजिबल हो सकता है, जिसकी मुनासिबत किसी एक मेथड से ज़्यादा है, तो वो उसको रफ में फटाफट सॉल्व करके फिर रिज़ल्ट जिस भी फॉर्मेट में मांगा गया है वो उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट फ्रॉम डायग्राम्स टू ट्रांजिशन टेबल, और ट्रांजिशन टेबल से डायग्राम, और इसकी एक्सरसाइजेज भी हमने पहले की हुई। अच्छा, अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमें पहले देखना है कि इनिशियल स्टेट हमारी कौन सी है। वो एक ही हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में यूनिक होती है, तो वो x1 स्टेट है। तो x1 ही हमारी न्यू स्टेट है, जिसको हमने z1 का नाम दिया, क्योंकि हमारे पास कन्वेंशन ये है कि आप जो रिजल्टिंग ऑटोमेटा आता है कंकेटिनेशन में, एडिशन में या कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के बाद, तो ये कन्वेंशन है, पहले बता रहा हूँ, रूल नहीं है। अगर कभी उसकी ज़रूरत ना पड़े तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ चूँकि आगे स्टेट्स कंबाइन होंगी तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेट z1, जिसको हमने x1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से हमने देखना है कि a को रीड करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं और b को रीड करके, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट के अंदर दो ही चीज़ें। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, अगर आप a को रीड कर रहे हैं x1 से, तो a को रीड करके आप x2 पे पहुँच सकते हैं। तो दैट इज़ योर फर्स्ट डेस्टिनेशन, पॉसिबल डेस्टिनेशन। और रीड करने के बाद चूंकि एम्प्टी एज भी है, तो एम्प्टी एज पे तो बिल्कुल आप आसानी से फ्लोट करके दोबारा x1 पे भी पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब x1 और x2 यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नई स्टेट हो जाएगी। ए रीड करने के बाद यू कैन अप्रोच टू ईदर x1 और x2, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा,
अगर आप बी को रीड करें, अच्छा ये मेरे जो कुछ कलरिंग के कन्वेंशन हैं, अगर आप इससे वाकिफ़ हो जाएं तो शायद आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। जहाँ तक डायग्राम की बात है, तो इस डायग्राम के अंदर जिस को देखा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम x1 को देख रहे हैं तो उसको मैं येलो कलर करता हूँ, और उसके जो रिजल्ट आ रहा होता है, यानी देखें ए रीड करके x2 और फिर x1 पे भी पहुँच सकते हैं, तो उनको मैंने ग्रीन कलर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना एक कन्वेंशन बनाया है, मुझे ये आसान लगता है। तो अगर आपको ये चीज़ इससे यूज टू हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये यहाँ के ऊपर उसी के अकॉर्डेंस में ये यहाँ पे ये भी कलर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मेरा कन्वेंशन ये है इस न्यू स्टेट डेफिनेशन टेबल के अंदर कि जो नई स्टेट बनती है उसको मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट होती है उसको मैं पर्पल कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो ये सिर्फ कन्वेंशन है, अगर कोई इससे एक दफ़ा यूज टू हो जाए तो मेरी पहली जो वीडियोज़ हैं, पहले जो लेक्चर्स हैं, उसी में ये एक ही तरह का कन्वेंशन चलता आ रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास स्टेट है जिसको हमने कंसिडर करना है x1, और अगर हम b को देखें तो x1 से b को अगर जाऊं तो मैं x4 पे जा सकता हूं, और ये एक नई स्टेट बनेगी जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेट आ सकती है, वो x4 इज इक्वल टू z3। अच्छा, अब इसके तो दोनों एजेस हो गए पूरे, a और b दोनों, जो हमारी रिक्वायरमेंट है FA के अंदर के हर एक के दो एजेस होंगे अगर अल्फ़ाबेट सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्टेट को देखते हैं, जो अगली स्टेट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है Z2 का, कि Z2 पे अगर हम A या B को रीड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो देखिए, Z2 मीन्स x1 एंड x2, तो x1 और x2। ठीक है, देखिए x1 से अगर आप A रीड करेंगे तो देखिए आप A पे पहुँच सकते हैं, सॉरी x2 पे पहुँच सकते हैं, फिर MTH के ज़रिए वापस x1 पे पहुँच सकते हैं। तो x1 और x2 पे आप पहुंच सकते हैं, और चूंकि इसकी डेफिनेशन में x1 के अलावा x2 भी है, तो x2 से भी हम देखेंगे कि आप a रीड करके कहाँ पहुंच सकते हैं। तो x2 से a रीड करके आप लूप है तो x2 पे ही पहुंचेंगे, और फिर MTH के जरिए x1 पे हो, तो सेम। तो इसका मतलब x1 या x2 पे हों आप, और आप a को रीड करें, तो आप इवेंचुअली या x1 पे ही होंगे या x2 पे ही होंगे। तो इट्स अ लूप। ये चूंकि पहले से डिफाइन नहीं है, सॉरी पहले से डिफाइन है, इसलिए इसको मैंने पर्पल कलर किया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसके b वाले एज को देखना है इनके। तो अगर आप देखें x1 और x2 के b वाले एज को, तो x1 से अगर b करें तो b रीड करें तो x4 पे पहुंचते हैं, और कहीं नहीं पहुंच सकते। और जहाँ तक बात है इसकी x2 की, तो x2 से अगर आप b रीड करें तो आप x3 पे पहुंच सकते हैं, और फिर MTH के जरिए x1 पे। तो आपके पास क्या रहेगा, x1, x3 और x4। ये अभी तक कोई स्टेट नहीं थी, तो ये आपकी न्यू स्टेट होगी। तो आप x1 और x2 से x1, x3 और x4 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक नई स्टेट बन गई। तो हमने दो स्टेट्स को तो फाइनल कर लिया, एक x1 वाली और एक x1 और x2, यानी Z1 और Z2। लेकिन जब तक जितनी स्टेट्स बन चुकी हैं उन सबको फाइनल नहीं कर लेते तो हमारा रिजल्ट मुकम्मल नहीं होता। तो आइए इसको आगे देखते हैं। आगे बारी आ जाती है हमारे पास Z3 की, जिसकी डेफिनेशन में x4 है। तो हम x4 को देखेंगे। x4 के बिहेवियर को अगर आप देखें तो ये डेड एंड स्टेट है। डेड एंड स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे आने के बाद अगर आप A रीड करते हो या B रीड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप A रीड करते हो तो x4 पे ही पहुँचते हो आप, तो ये लूप होगा। और अगर आप B रीड करते हो तब भी आप वहीं पे ही पहुँचते हो। तो आप देखें, पहले A था यहाँ पे और आप अपने B रीड किया तो तब भी आप यहीं पे पहुँचे हो। इसकी डेफिनेशन भी सेम वही है, चेंज नहीं हो रही है। तो ये एक लूप होगा। डेड एंड स्टेट का बिहेवियर भी ऐसे ही है। तो अगर आप इसको देखते ही बना लेते तो आपको खुद से आसानी से समझ आ जाता है। अच्छा, तो ये स्टेट भी हो गई, ये स्टेट भी, ये स्टेट भी। मे बी इट इज़ ओवर लास्ट स्टेट, ये वाली। तो अल्लाह करे कोई और स्टेट ना बने। अच्छा, आप लोग भी कहते होंगे कि सर जो है ना कैसी गेम करते हैं हमारे साथ। सर ने ये स्लाइड्स चूँकि पहले से खुद रिव्यू की भी हुई हैं, खुद बनाई भी हुई हैं, सॉल्व भी की हुई हैं, और फिर भी पूछ रहे हैं कि अल्लाह करे कोई और स्टेट ना बने। हालांकि सर को तो पता है कि आगे स्टेट बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यार चलो फ्लो में चलने दिया करो कुछ चीज़ों को। क्लास होती है ना, तो क्लास के अंदर एक अपना माहौल होता है, खुद से सॉल्व कर रहे होते हैं उसी वक्त। कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है। ठीक है, कुछ आपके इनपुट्स और फीडबैक आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो
उस तरह का माहौल नहीं है। तो उस तरह का थोड़ा आर्टिफिशियली माहौल क्रिएट करने के लिए जो है ना हम क्या देते हैं, देखते हैं कोई नई स्टेट बनती है कि नहीं। हालांकि सारी बात है ना, हमें पता ही होता है कि स्टेट बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब देखते हैं जी इसको Z4 को। तो x1 x3 x4, ये x1 ये x3 ये x4 इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी तीनों को हम देखेंगे। तो देखते हैं जी क्या बनता है। तो x1 से हमें पता है कि जब हम a रीड करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि पहले से हमें पता है x1 से a रीड करें तो x1 x2 पे पहुँचते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम x यानी x1 तो वही है ना, तो यहाँ पे है। तो x1 से a रीड करने के बाद हम यहाँ x1 पे पहुँच सकते हैं या x2 पे पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमें पता है। और x4 का भी हमें पता है कि a या b रीड करने के बाद हम x4 पे पहुँचते हैं। बात रह जाएगी x3 की। तो x3 से आप देखें a रीड करने के बाद आप कहाँ पहुँचते हैं, x4 पे जो पहले से एडिड है। तो अगर MTH लेके जाएं और फिर a रीड करें तो x2 पे जो भी पहले से एडिड है। तो अब नई स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, x1 x2 और x4 a रीड करने के बाद। तो b रीड करने के बाद कहाँ पहुँचेंगे इसको हम देख लेते हैं। इस स्टेट को नहीं देख रहे हैं क्योंकि 1 3 और 4 है हमारे पास। 1 से b रीड करने के बाद अब x4 पे पहुँचते हैं। तो आपको पता है वो यहाँ से डिफाइन है तो आसानी है। और x4 से b रीड करने के बाद x4 पे पहुँचते हैं, मसला नहीं है। बात रहेगी x3 की। x3 से b रीड करने के बाद भी x4 पे पहुँचते हैं आप। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है कि आप MTH के ज़रिए यहाँ पे जाएं और यहाँ से b रीड करें तो तब भी x4 पे पहुँचेंगे। तो ये इसको समझना काफ़ी आसान हो गया। तो हम x4 पे पहुँच सकते हैं। तो ये एज यहाँ पे जाएगा। अच्छा देखिए, ये डायग्राम असल में ट्रांजिशन टेबल ही की एक दूसरी फॉर्म है। आपको पता चल रहा है कौन सी स्टेट से कौन सी ट्रांजिशन हो रही है, और ये भी पता चल रहा है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये एक ही डायग्राम दोनों टेबल्स के लिए काफ़ी होती है। तो आपको जिस फॉर्मेट में भी मांगा जाए आप उसी फॉर्मेट में उसको आंसर को दीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास इसके 2 एजेस हो गए, इसके भी 2 एजेस हो गए, इसके भी और इसके भी। ये नई स्टेट रह गई। देखते हैं जी इसके आगे कुछ सिलसिला जाएगा कि नहीं। अब तो हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है स्लाइड के अंदर। तो देखते हैं जी x1 2 4 1 2 4 इस वाली स्लाइड, इस वाले स्टेट को नहीं देखना है और बाकी स्टेट्स को अब हमने देखना है। तो x1 से जब आप, अच्छा x1 2 4 है ना, तो x1 का तो आपको पता है a रीड करते हैं तो क्या क्या आंसर आता है जी, x1 और x2 आता है। ठीक है जी, ये बात भी हो गई। और x4 का भी आपको पता है कि x4 से a रीड करें तो x4 पे पहुंचते हैं आप। बात रह जाती है x2 की। तो x2 से अगर आप a रीड करें तो आप देखें x2 पे ही पहुंचते हैं, या MTH के बाद x1 पे। तो x2 x1 दोनों पहले से ऐड है। तो x1 2 4 1 2 4 ये खुद उसी स्टेट का नाम है जहां से हम ट्रांजिशन देखना चाह रहे हैं। तो इट मीन देयर विल बी अ लूप। ए का तो हो गया जो लूप। तो बी के लिए क्या करेंगे अब आप, तो 1 2 4 इनको चेक करना है। x1 से अगर आप b रीड करें आप कहाँ पहुँचते हैं, x4 पे। आपको पता है, आपने x4 लिख लिया। अच्छा, x4 से आप b रीड करें तो x4 पे पहुँचते हैं, आपको पता है। बात आ जाती है x2 की। तो x2 से अगर आप b रीड करें तो x3 पे पहुँच सकते हैं आप। और x3 पे पहुंचने के बाद विदाउट एनी कॉस्ट बिल्कुल फ्रीली फ्लोट करके आप x1 पे भी पहुंच सकते हैं। तो x1 x3 x4 ये चीज़ है, x1 x3 x4 ये चीज़ है। तो आप यहाँ पे जाएंगे b रीड करके। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करें तो इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। ये आपके पास आंसर पूरा हो गया। अच्छा, अब हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी होंगी भाई, जो जिनके अंदर भी x1 x2 और x3 आ रहा है वो फाइनल होंगी। तो x1 इसके अंदर आ रहा है, ये भी फाइनल स्टेट बनेगी। ठीक है, x2 भी फाइनल स्टेट थी तो ये x2 इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। x1 तो इसके अंदर भी है। तो x4 फाइनल स्टेट नहीं थी, डेड स्टेट थी। तो ये Z3 को छोड़ के बाकी सारी स्टेट फाइनल स्टेट बनेंगी। और यही हमने यहाँ पे उनको उनके साथ लगा दिया, प्लस लगा दिया। सिंपल सा आंसर। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ये टेबल तो है और आप इसको एक ऑटोमेटा के फॉर्म में बताना चाहें जिसके अंदर आप स्टेट का एक यूनिक नाम इस्तेमाल करें। तो आप उसको इस तरीके से Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 और उसमें प्लस माइनस के ज़रिए सारी स्टेट्स को
बता सकते हैं ताकि चीज़ ज़्यादा सिंप्लीफाइड रहे। अब कुछ कुछ इसको समझने में भी आसानी होगी और हर एक स्टेट की डेफिनेशन भी दी हुई है, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। यहाँ तक तो था बच्चों कि पिछला जो लेक्चर था जो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था, कुछ समझ भी आया था लेकिन थोड़ी सी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, ख़ास तौर पे इस क्लीन स्टार क्लोजर वाले यानी लास्ट रूल जो था पार्ट 3 का, जो रूल नंबर 4 है उसके हवाले से, तो इसकी हमने रिवीजन कर ली। अब हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को देखेंगे जिनका ताल्लुक जो पिछले टॉपिक से उनसे है, और इन क्वेश्चंस का बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि इन क्वेश्चंस से गो थ्रू होने के बाद आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये मेरा तो ख्याल था कि ये एज अ क्विज़ या एज एन असाइनमेंट या एक क्लास टास्क के तौर पे करवाए जाते हैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट से, ताकि स्टूडेंट की खुद से थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और स्टूडेंट जो है वो खुद उसको पता चले वो कितना पानी में है, उसको अंदाज़ा हो जाए कि चीज़ें किस तरह की आ सकती हैं पेपर में, किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो लेकिन चूँकि अब क्लास वाला इन्वायरमेंट नहीं है, तो मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो रोक के हर क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद कहीं जाके आपको जो है जो वीडियो को आगे करके आप देखेंगे कि आपका आंसर दुरुस्त था कि नहीं। ठीक है, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मेरी इस बात पे बच्चे काम धरेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और इसमें बच्चों फ़ायदा आप लोगों का, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आप अगर आप देखो तो वीडियो को आपके रोक देने से मेरे वीडियो का टाइम नहीं बढ़ जाता, मेरी वीडियो तो आगे चलेगी, जाहिर बात है, रोकेंगे तो आप, लेकिन आपको ये होगा थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ की मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसको कोशिश करें कि आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से जो है पढ़ें, दिल से पढ़ें, तो ताकि जब ये सेमेस्टर एंड हो तो मैं इतना कह सकूं कि हाँ यार मैंने कुछ, मेरी अपनी तसल्ली हो कि मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया ऑटोमेटा। ठीक है, अगर पूरा नहीं हम पढ़ सके, पूरा तो वैसे भी नहीं हम पढ़ सकते, और जिस तरह हक है उस तरह भी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर बात है हमारी क्लास की नेचर काफ़ी चेंज हो गई है। लेकिन हम अपने ज़मीर के मुजरिम न ठहरे, ना आप ना हम, कि कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तो इस लेक्चर को मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी सेहतों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखता हूँ। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, असल में मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई तो थी, सारी रात इसके लिए जागा हूँ, लेकिन जब मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा था एज वीडियो और अपलोड करने वाला था तो उस सिस्टम हैंग हुआ और सब कुछ ज़ाया हो गया। तो फ़िलहाल ये लेक्चर इधर तक की, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनकी वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर में बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।